हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आपके साथ में आज फिर प्रेजेंट हूँ अपने टॉपिक लेकर। बीएनएस के लेक्चर सीरीज़ में कंटिन्यू कर रहा हूँ और उसी का टॉपिक है कॉजिंग मिसकैरेज। तो आज मैं इसी पर आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ, कॉजिंग मिसकैरेज, बहुत सरल भाषा में, जिससे कि आपको ये एक स्टोरी की तरह समझ में आए और हमेशा के लिए ये टॉपिक आपके लिए क्लियर हो और एग्ज़ाम में, चाहे प्री में आए चाहे मेंस में आए, आप इसको डील कर सकें अच्छे से। तो देखिए, कॉजिंग मिसकैरेज, मिसकैरेज मतलब मिसकैरेज, गिरा देना। ठीक है, अब आप किसको गिराओगे? किसी बड़े बच्चे को तो गिराओगे नहीं, एक नवजात को गिराओगे जो आपकी कोख में है या जो बस अब बर्थ लेने वाला है। क्योंकि कुछ कारण हैं। आजकल घरों में सिस्टम चल गया है कि भैया वंश को बढ़ाना है, और बढ़ाएगा कौन? मेल चाइल्ड। मतलब बढ़ाएगा तो केवल लड़का ही, लड़की नहीं बढ़ा सकती। एक ये घृणित मानसिकता, इसकी वजह से मिसकैरेज हो रहे हैं। दूसरा, रेप केसेस, रेप केसेस हो रहे हैं। रेप केसेस में चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, चाइल्ड हो, उसको मिसकैरेज कर देना। ठीक है। तीसरा, लाइफ ऑफ मदर। लाइफ ऑफ मदर क्या है? इंडेंजर्ड है, माँ की जान खतरे में है। अगर मेल या फीमेल जो भी बच्चा हो, अगर उसकी क्या नहीं की गई, उसका मिसकैरेज नहीं किया गया, तो माँ की जान को खतरा है। ये सब कुछ कारण हैं जिसकी वजह से मिसकैरेज हमको देखने सुनने को मिलता है। अब मिसकैरेज केवल आप ऐसा नहीं कि आप अपने मन से मिसकैरेज कराए आएंगे, उसके कुछ नियम कानून भी बनाए गए हैं। कानून में कुछ उसके प्रावधान हैं। अब इन प्रावधानों को अगर आप ध्यान से समझें तो आपको पता चलेगा कि मिसकैरेज आप अगर बहुत लीनियंट वे में करा ले रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अपराधी बन जा रहे हैं। आप कहोगे हमने कौन सा अपराध किया, लेकिन आप अपराधी बन जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए सबसे ज़रूरी है कि आप मिसकैरेज के पहले कानून को समझें, ज़रूरत को समझें कि कानून क्या कह रहा है, रिक्वायरमेंट क्या है, करा सकते हैं नहीं करा सकते हैं, उसके बाद आप इसकी तरफ अग्रसर हों। इन्हीं सब चीज़ों को विचार करते हुए हमारी सरकार ने 1971 में कानून लाया। उस कानून का जो नाम था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 वो कानून था जिसमें कि सेक्शन 3 में आपको ये एक प्रिविलेज, एक पावर प्रोवाइड की गई कि आप किन किन अवस्थाओं में आप मिसकैरेज करा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आईपीसी में भी प्रोविज़न है। आईपीसी में भी प्रोविज़न उससे पहले आ गए थे, क्योंकि 1971 का एक्ट है, लेकिन ये उससे पहले का एक्ट है, तो प्रोविज़न इसमें पहले आ गए थे। लेकिन उसको और स्ट्रांग बनाने के लिए हमने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 का सहारा लिया कि मिसकैरेज जो हो वो नियम कानून से हो और कोई किसी की जान ऐसे ही नहीं ले लेगा। भाई, जो भ्रूण है आप माँ के गर्भ में, वो भी सांस लेता है, उसकी हार्ट बीट आप चेक कर सकते हो, इट मीन्स वो जीवित है। और अगर ऐसे जीवित व्यक्ति को आप मारोगे तो वो कल्पेबल होमिसाइड की श्रेणी में आ जाएगा। वो कैसे, अभी आगे मैं इसको भी क्लियर करूंगा। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 आया। अब मैं इसका थोड़ा सा आपके साथ जिक्र कर देता हूं, जो मैंने बहुत फिल्टर नोट्स प्रिपेयर किए हैं आप लोगों के लिए। आफ्टर द इनेक्टमेंट ऑफ द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द मिसकैरेज, मतलब मिसकैरेज से जुड़े प्रावधान जो हैं, thus have become subservient to the act because of the non-obstante clause in section 3। अब जो यहाँ पे सबसिर्वियंट वर्ड है, इसका मतलब है अधीन। मतलब जो भी प्रोविजंस आईपीसी में भी दिए गए हैं वो भी किसके अधीन होंगे? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के अधीन होंगे। प्रिवेल कौन करेगा? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। ठीक है, सेक्शन 3 क्या कहता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट का सेक्शन नंबर 3 क्या कहता है वो देखिए। विच अलाउज एबॉर्शन एंड मिसकैरेज, मतलब सेक्शन 3 ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट अलाउ करता है एबॉर्शन एंड मिसकैरेज
बाई अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, इन ऑल सर्कमस्टांसेस नहीं, इन जनरल सर्कमस्टांसेस नहीं, इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, कुछ मुख्य परिस्थितियों में ही आप एबॉर्शन या मिसकैरेज करा सकते हैं। वो कानून में सेक्शन नंबर 3 ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 क्लियरिफाई करता है। इन जनरल प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर एंड लिमिटेशंस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो सेक्शन 3 को भी आप लिख सकते हैं जब क्वेश्चन आए, डिफाइंड मिसकैरेज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉजिंग मिसकैरेज, तो आप वहां पर टर्मिनेशन ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट की सेक्शन 3 को ये बता सकते हैं कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 की सेक्शन 3 प्रिवेल करती है आईपीसी के ऊपर, और वो हमें एक गाइडलाइंस, एक लिमिटेशन प्रोवाइड करती है जिसके तहत, जिसके अंदर रहते रहते कोई भी महिला अपना एबॉर्शन या मिसकैरेज कर सकती है। ठीक है, थोड़ा सा आपको एज मिलेगा आंसर में। ठीक है, तो ये था। अब एक केस लॉ भी है इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम फ्लोरा सेंटिनो क्यूटिनो, बड़ा अजीब सा नाम है। इसमें होता क्या है कि एक महिला और एक पुरुष आपस में रिलेशनशिप में आते हैं और वो जो गर्ल है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। ठीक है, अब उस प्रेगनेंसी को वो एक्सेप्ट नहीं करता है क्योंकि वो शादीशुदा नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया कि उस बच्चे को फिनिश कर दिया और उसको ज़मीन में गड्ढा खोद के गाड़ दिया। ठीक है, ट्रायल कोर्ट ने उन्हें बरी भी कर दिया, ट्रायल कोर्ट ने उन्हें बरी भी कर दिया। लेकिन जब इसमें ट्रायल कोर्ट ने बरी नहीं किया, इसमें ट्रायल कोर्ट ने जो सजा सुनाई वो सजा सुनाई 5,000 जुर्माने की और आई थिंक 3 साल इम्प्रिजनमेंट की। मुझे थोड़ा सा डाउट है, 3 साल इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई थी और 5,000 जुर्माने का। वो अपील में गया तो अपील में हाई कोर्ट ने कंफर्म किया, उसने थोड़ा सजा कम कर दी, हाई कोर्ट ने सजा कम कर दी लेकिन फाइन बढ़ा दिया, 5,000 से 1 लाख कर दिया। और रीज़न ये दिया कि आपने उस बेबी की, उस बच्ची की हत्या करी है। ठीक है, आपने उस बच्ची की हत्या करी है जो कि सेक्शन नंबर 312 ऑफ प्लस रीड विथ सेक्शन नंबर 314 आईपीसी को रिलेट करता है, जो कि अब 88 और 90 में तब्दील हो गया है। ठीक है, तो इस पर हाई कोर्ट ने कन्विक्शन दे दी। ठीक है, तो ये इस केस का थोड़ा सा ब्रीफ था। केस का नाम है इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम फ्लोरा सेंटिनो क्विंटिनो। अब मैं आता हूं अपने प्रोविजंस पे। देखिए, जो हमारा कॉजिंग मिसकैरेज है वो सेक्शन स्टार्ट होता है सेक्शन 312 से और ये जाता है सेक्शन 316 तक। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं वन बाय वन प्रोविजंस को, बहुत आराम से, धीरे से, जिससे कि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएं। तो ये आपने एक छोटा सा कारण देख लिया कि किस वजह से मिसकैरेज हो रहा है। वंश को बढ़ाना है, रेप केसेस में लिस्ट लाइफ ऑफ मदर एंडेंजर्ड है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में कॉजिंग मिसकैरेज देखने को मिल जाता है, एबॉर्शन देखने को मिल जाता है। अब आइए बढ़ते हैं आगे अपने टॉपिक के साथ। तो मैं आपको बता दूं कि आईपीसी, इंडियन पीनल कोड 1860, भारतीय न्याय संहिता, जस्ट अ सेकेंड, टू 2023 इन दोनों कानून के ऊपर जो प्रिवेल करता है रिगार्डिंग कॉजिंग मिसकैरेज वो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ
प्रेगनेंसी एक्ट 1971। ठीक है, मतलब ये जो है ये इसके अधीन है। ठीक है, सब सर्वेंट हैं। ये चीजें आप थोड़ा याद रखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये आपके आंसर का पार्ट बनेगा मेंस में। तो चलिए अब अपने प्रोविजंस के साथ में आपके साथ कंटिन्यू करता हूं। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 312/88 BNS IPC। अब देखिए इस सेक्शन के जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं उसको समझने की कोशिश करिए। इसमें बोला गया है एक्ट मस्ट बी वॉलेंटरी, मतलब एक्ट मस्ट बी वॉलेंटरली। एक्ट मस्ट बी वॉलेंटरली। कैसा एक्ट होगा? वॉलेंटरली। वॉलेंटरली कहां दिया हुआ है? सेक्शन 39 आईपीसी में। ठीक है, और सेक्शन आई थिंक सेक्शन 2 सबसेक्शन 44 एक बार कंफर्म करिएगा, बीएनएस में दिया हुआ है। ठीक है, तो सेक्शन 33 है, सॉरी सेक्शन 33 ऑफ बीएनएस। ठीक है, वॉलेंटरली मतलब क्या? इंटेंशनली कि मुझे ऐसा करना है, या नोइंगली कि मेरे ऐसा करने से ऐसा इफेक्ट आएगा, इसका मतलब होता है वॉलेंटरली, स्वेच्छा से। अब आप एक्ट क्या कर रहे हो? कौन सा एक्ट कर रहे हो? एक्ट मस्ट बी वॉलेंटरली। आपका एक्ट कैसा है? वो वॉलेंटरली है। उसके बाद ये एक्ट क्या है कि आप क्या करोगे? किसी वुमेन कैसी है? जो कि प्रेग्नेंट है, जिसके गर्भ में बच्चा है, प्रेग्नेंट। अब यहां पे दो श्रेणी बढ़ती है, वुमेन विद चाइल्ड, मतलब उस महिला के पेट में बच्चा है, गर्भ में बच्चा है, और क्विक विद चाइल्ड। क्विक विद चाइल्ड। अब वुमेन विद चाइल्ड में और वुमेन क्विक विद चाइल्ड में क्या डिफरेंस है, ये समझ लीजिए। देखिए, वुमेन विद चाइल्ड मतलब अभी बच्चे ने किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं किया है, मतलब अभी वो मूवमेंट नहीं कर रहा है, वो केवल मां के गर्भ में चुपचाप से लेटा है, बैठा है, जो कह लीजिए एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब विद चाइल्ड जो स्टेज है वो एडवांस्ड प्रेगनेंसी की स्टेज नहीं मानी जाएगी। एडवांस्ड, नॉट एन एडवांस्ड प्रेगनेंसी स्टेज। और क्विक विद चाइल्ड का मतलब है कि वो बच्चा अब मूवमेंट करना शुरू कर दिया है, मतलब वो अब एक्टिव हो चुका है। देखते नहीं, आप सुनते हैं कि बच्चे ने पेट में लात मारी है तो घर वाले बहुत खुश होते हैं कि मूवमेंट हो रहा है बच्चे का, बच्चा स्वस्थ है, हेल्दी है और मूवमेंट कर रहा है। तो जब बच्चा मूवमेंट करना शुरू कर देता है तो उस स्टेज को हम कहते हैं क्विक विद चाइल्ड, और इसे कहते हैं हम एडवांस्ड स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, ये एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में आ गया। तो कोई भी व्यक्ति क्या कर रहा है? एक्ट कर रहा है, एक्ट अपने स्वेच्छा से कर रहा है। ठीक है, वुमेन के साथ। ठीक है, वुमेन क्या है? प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट है विद चाइल्ड, क्विक विद चाइल्ड, जो मैं आपको बता दिया हूं। और सेक्शन 312 का जो एक बहुत रिलेवेंट पॉइंट है कि यहां पे जो वुमेन है वो जो क्या कराती है, अपना क्या कराती है? वुमेन यहां पे क्या करा रही है? एबॉर्शन कराती है,
या मिसकैरेज कराती है? ये जो करा रही है, ये करा रही है, ये दोनों चीज जो करा रही है, ये करा रही है विद कंसेंट, मतलब उस महिला की भी यहां पे सहमति है। अपने फैमिली मेंबर के साथ, अपने हस्बैंड के साथ उस महिला की सहमति है, हाँ कि बच्चा गिरवा दो, मैं भी सहमत हूं कि ये बच्चा गिरवा दो या इस बच्चे को अबॉर्ट करवा दो, ठीक है। तो 312 में क्या है? वुमेन की कंसेंट है। कंसेंट ऑफ वुमेन क्या है, मतलब हस्बैंड की भी कंसेंट है, वाइफ की भी कंसेंट है, या फैमिली मेंबर की कंसेंट है, या महिला की कंसेंट है, मतलब ये कंसेंटेड एक्ट है। 312 में जो एक्ट हो रहा है वो कंसेंटेड है, महिला की कंसेंट है कि हाँ गर्भपात करा दो मेरा, ठीक है। और यहां पर क्या होता है, उस व्यक्ति का, उस बच्चे का, इस चाइल्ड का क्या हो जाता है? या तो एबॉर्शन हो जाता है या उसका मिसकैरेज हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे एबॉर्शन और मिसकैरेज क्या है, अभी मैं आपको वो बताता हूं। थोड़ा सा यहां मिटाना पड़ेगा। देखिए, एबॉर्शन और मिसकैरेज, एबॉर्शन कब होता है? एबॉर्शन कब होता है? एबॉर्शन तब होता है जब आपका ओवम फीटस में बदल जाता है, ठीक है। जब फीटस में तब्दील हो जाएगा तब क्या होगा? एबॉर्शन होगा, ये मेडिकल की भाषा है। और जब तक ओवम रहेगा, जब तक केवल ओवम की स्टेज पे रहेगा, उस समय क्या होता है आपका? मिसकैरेज, ठीक है। मतलब जब तक ओवम है तब तक आप क्या कर सकते हो, एक तरह से आप कह सकते हो एग है, या जैसा कह सकते हो एग है। भाई मैं तो मेडिकल प्रोफेशन में हूँ नहीं, तो मैं जितना जितना बेस्ट मैं बता पा रहा हूँ उतना बता रहा हूँ कि जब तक वो एक ओवम की स्टेज में है, इसे आप फर्स्ट स्टेज कह सकते हो, तब तक आप वो मिसकैरेज होगा। बच्चा अपने आप, कभी कभी आप सुन रहे हो कि बच्चा गिर गया, बच्चा कोई दवाई खाई और बच्चा गिरा लिया, ठीक है। और जब वो फीटस बन जाता है, जब वो एक तरह से कह सकते हो कि अब थोड़ा सा मास का बड़ा, एक एक बड़ा बिग साइज का वो हो रहा है, धीरे धीरे उसने सांस लेना स्टार्ट कर दिया है, उसके ऑर्गन डेवलप हो चुके हैं काफ़ी कुछ, तो वो फीटस के रूप में आ गया है, सेकेंड स्टेज। तो इस स्टेज पर क्या होता है? एबॉर्शन होता है। तो यहां पे आपको एबॉर्शन और मिसकैरेज में फ़र्क समझ में आ गया होगा कि क्या फ़र्क है, ठीक है। क्विक विद चाइल्ड, तो अब यहाँ पर कोई हस्बैंड हो, फैमिली मेंबर हो, वो उस महिला की सहमति के साथ उस महिला का क्या करा रहे हो? एबॉर्शन करा रहे हो या मिसकैरेज करा रहे हो, वो महिला विद चाइल्ड हो या क्विक विद चाइल्ड हो, और उस महिला की लाइफ एंडेंजर्ड कतई भी ना हो कि उस महिला की मृत्यु हो जाएगी अगर मिसकैरेज या एबॉर्शन नहीं कराया गया, तो ये एक अपराध की श्रेणी में आ जाता है सेक्शन 312 में। इतना ही है बस 312 में, और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आप रीड कर लेना, दिक्कत हो पूछ लेना, ठीक है। अब देखिए सेक्शन 312 में प्री में पूछा जाने वाला सवाल है कि क्या 312 में वुमेन कंसेंटेड रहती है कि विदाउट कंसेंट। तो याद रखिए सेक्शन 312 में वुमेन की कंसेंट हमेशा रहती है। 312 में वुमेन की खुद की सहमति भी होती है और उसके परिवारजनों की या उसके हस्बैंड की भी सहमति होती है, और फिर बच्चा एबॉर्ट या मिसकैरेज कराया जाता है, ठीक है। तो ये एक ऑफेंस हो गया 312 का। अब 313 पे आते हैं, आईपीसी के 313 पे आते हैं। 313 में जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस क्या है? 313 में वुमेन का कंसेंट नहीं है, वुमेन की सहमति नहीं है। हस्बैंड की होगी, फैमिली मेंबर्स की होगी, सास ससुर की होगी, लेकिन वुमेन की कंसेंट नहीं है। अब यहाँ पे सेक्शन 313 अट्रैक्ट करता है जब वुमेन की कंसेंट ना हो। अंडर सेक्शन 313 ओनली दैट पर्सन इज लाइबल, केवल वो व्यक्ति लाइबल होगा जिसने ऐसा एबॉर्शन, जिसने ऐसा मिसकैरेज उस महिला की सहमति के बिना करवाया है, जिसकी लाइफ एंडेंजर्ड नहीं थी, उसकी जान पर किसी प्रकार का खतरा नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी उसके हस्बैंड ने या फैमिली मेंबर्स ने उसकी सहमति के बिना
उसके जान पर खतरे के बिना उस महिला के बच्चे का मिसकैरेज या एबॉर्शन करा दिया है। ठीक है, तो यहां पर वुमेन सेक्शन 313 में वुमेन बिल्कुल भी लायबल नहीं होगी, वुमेन बिल्कुल भी किसी प्रकार की पनिशमेंट की हकदार नहीं होगी। होगा कौन? उसका हस्बैंड या उसके फैमिली मेंबर्स होंगे। लेकिन 312 में दोनों लोग पनिशेबल होंगे, वुमेन भी पनिशेबल होगी और उसके फैमिली मेंबर्स या हस्बैंड भी पनिशेबल होंगे, क्योंकि सहमति वुमेन ने भी दी थी और फैमिली मेंबर की भी सहमति थी, हस्बैंड की भी सहमति थी कि ऐसा मिसकैरेज या एबॉर्शन कराया जाए। चलिए, अब यहाँ पे 313 जिसको कि सेक्शन, मैं थोड़ा इसे रब कर दूं जिससे कि सेक्शन में बीएनएस के साथ साथ आईपीसी के भी आपको कोरिलेट कराता चलूं। देखिए, सेक्शन यहां लिख लो आप। सेक्शन जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, आपको एक A4 साइज पर बनाना है। तो कैसे बनाना है देख लीजिए। आईपीसी लिख लो, बीएनएस लिख लो, सेक्शन का टाइटल लिख लो, यहाँ पे जो भी टाइटल हो, जैसे टाइटल है कॉजिंग मिसकैरेज विद द कंसेंट ऑफ द वुमेन। ठीक है, तो आता किस में है? 312 आईपीसी में आता है, 88 बीएनएस में आता है। विदाउट द कंसेंट ऑफ वुमेन टाइटल लिख लेना, 313 में आता है, 89 में आता है। अब चलते हैं आगे वाले प्रोविज़न पे, फिर आगे बताते जाएंगे कैसे क्या हो रहा है। अब देखिए 312, 313 पनिशमेंट सबकी लास्ट में एक साथ बता दूंगा। ठीक है, अब अगर आप 314 पे आए, 312 की बात हो गई, 313 की बात हो गई, अब बात होती है 314 और बीएनएस का सेक्शन नंबर 90। इसमें क्या हो जा रहा है? जैसे देखिए, इसमें भी कॉजिंग मिसकैरेज एबॉर्शन, कॉजिंग मिसकैरेज एबॉर्शन इसमें भी कराया गया। ठीक है, यहां पर कहीं डेथ की बात नहीं हुई थी कि महिला की डेथ भी हो जाती है क्या, ये बात इनमें नहीं हुई थी। लेकिन ये बात यहां पे उठा दी गई सेक्शन नंबर 314 ऑफ आईपीसी एंड 90 ऑफ बीएनएस कि अगर वुमेन की कंसेंट के साथ या वुमेन की कंसेंट के बिना उस महिला का जिसकी लाइफ किसी तरीके से खतरे में नहीं है, वो बच्चे को, एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती थी, लेकिन उसने अपनी सहमति या अपनी सहमति के बिना अपने हस्बैंड, अपने फैमिली मेंबर से मिलकर उस बच्चे को मिसकैरेज कर लिया है या अबॉर्शन करा दिया है। और ऐसा कराने में उस कराने के दौरान उस महिला की क्या हो जाती है? डेथ। तो क्या परिणाम होंगे? कौन पनिशेबल होगा? अब पढ़ते हैं इसको। वाइल कॉजिंग मिसकैरेज डेथ इज कॉज्ड, कॉजिंग मिसकैरेज करते समय दौरान महिला की एक्सेस ब्लड जाने से खून ज़्यादा बह गया, खून का रिसाव इतना अत्यधिक मात्रा में हो गया कि उस महिला की मृत्यु हो गई। विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग मिसकैरेज बट नॉट द इंटेंशन टू कॉज डेथ। इंटेंशन क्या था? कि बच्चे को गिराया जाए। ये इंटेंशन नहीं था कि महिला की मृत्यु हो जाए, नहीं, इंटेंशन था कि मिसकैरेज करा दिया जाए। बस हमें इस बच्चे को नहीं रखना, हमें इस बालिका को, बालक को नहीं रखना। इंटेंशन टू कॉज डेथ इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट। ये एलिमेंट जरूरी नहीं है पनिशमेंट के लिए कि आपकी इंटेंशन डेथ की हो ही हो। 314 में ये आवश्यक तत्व नहीं है कि आपकी इंटेंशन डेथ करने की थी उस महिला की, नहीं, लेकिन इतना ही काफी होगा कि इस मिसकैरेज के एक्ट के दौरान जो आप प्रोसीजर अपना रहे थे मिसकैरेज कराने के लिए, उसके दौरान उस महिला का ब्लड इतना एक्सेसिव, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि कारण कुछ भी हो सकता है, एक्सेस ब्लड चला जाना, बीपी बढ़ जाना, हार्ट बीट बढ़ जाना, घट जाना, जो भी हो, उस महिला की डेथ इसी वजह से हुई है क्योंकि ये प्रोसीजर आपने अडॉप्ट किया था उस बच्चे को मिसकैरेज या अबॉर्ट कराने के लिए और उसकी डेथ हो गई। तो इंटेंशन या उन लोगों का डेथ करने का नहीं था उस महिला का, उनका तो बस ये था कि इस बच्चे को हटाओ, लेकिन उस महिला की उस प्रोसीजर की कंटिन्यूएशन के दौरान उस महिला की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो सेक्शन 314 का एसेंशियल एलिमेंट क्या है? इंटेंशन टू कॉज डेथ नहीं, इंटेंशन टू कॉज मिसकैरेज। इतना ही प्रूफ करना है कि इनका इंटेंशन मिसकैरेज का था, वो व्यक्ति कन्विक्ट हो जाएंगे। इट इज सफिशिएंट टू शो दैट द एक्ट विच इज कैरिड आउट विद इंटेंट टू कॉज मिसकैरेज रिजल्टेंट इन द डेथ ऑफ द वुमेन। मतलब इतना ही सफिशिएंट होगा कि आप बस इतना शो कर दें कि कैरिड आउट, क्या कैरिड आउट हो रहा था?
मिसकैरेज कैरिड आउट हो रहा था, मिसकैरेज का प्रोसीजर कैरिड आउट हो रहा था, इस महिला का एबॉर्शन चल रहा था, एबॉर्शन के दौरान ही इसकी मौत हो गई। तो कारण क्या बना? मिसकैरेज ऑपरेशन। तो यहां पर इतने में ही वो कन्विक्शन उन लोग का हो जाएगा, केवल आपको इतना ही प्रूफ करना है। एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 314/90 ऑफ बीएनएस प्रोवाइड्स दैट इट इज नॉट इवन एसेंशियल, मतलब सेक्शन 314/90 बीएनएस ये कहता है कि ये कतई भी आवश्यक नहीं है दैट ऑफेंडर शुड नो दैट द एक्ट इज लाइकली टू कॉज डेथ, कि ऐसे एक्ट से डेथ भी हो सकती है। तो दो चीजें सामने आई 314/90 बीएनएस में, दो चीजें सामने आई कि इंटेंशन, ये जरूरी नहीं कि इंटेंशन हो कि इससे डेथ करनी है, ये जरूरी इंटेंशन नहीं थी। डेथ की इंटेंशन होना जरूरी नहीं है। इंटेंशन किस चीज की जरूरी होना है? मिसकैरेज कराने की, पहली चीज। और दूसरी चीज, ये भी आवश्यक नहीं है कि उसको एक अनुमान हो या उसको ऐसा लग रहा हो कि संभावना है कि मृत्यु कारित हो जाएगी। ये भी अनुमान, ये भी संभावना उसको होना आवश्यक नहीं है कि ऑफेंडर ये जानता था कि ऐसी मृत्यु हो जाएगी। जाने ना जाने, डजंट मैटर, 314 के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्या पड़ता है? उस महिला की मृत्यु हो गई है और प्रोसीजर क्या चल रहा था? एबॉर्शन का, मिसकैरेज का, और उस दौरान ही उस महिला की मृत्यु हुई है। तुम्हारी इंटेंशन डेथ की थी? नहीं थी, डजंट मैटर। तुम्हें ये जानकारी थी कि मृत्यु हो जाएगी या नहीं होगी? डजंट मैटर। ठीक है, तो ये सेक्शन 314/90 का एक थोड़ा सा जिस्ट था और इतना ही इसमें प्रोवाइड भी किया गया है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं दिया गया है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब आते हैं सेक्शन नंबर 315 पे, जिससे हम सेक्शन 91 ऑफ बीएनएस भी कहेंगे। सेक्शन 315/91 ऑफ बीएनएस। अब देखिए यहां पे क्या है, यहां पे आके एक वर्ड याद रखिएगा, प्रिवेंशन, बचाव। किस चीज से? कैसा बचाव? ऐसा बचाव कि बच्चा या तो पैदा ही ना हो, पैदा होने से पहले ही कोख में ही मर जाए, या पैदा होने के बाद कुछ ऐसा करें कि उसकी डेथ हो जाए। ठीक है, तो देखिए एसेंशियल एलिमेंट क्या है? इंटेंशनल एक्ट हो, मतलब मेंसरिया हो और एक्टसरिया दोनों हो। इंटेंशनल एक्ट हो कि हमें इस बच्चे को मारना है, चाहे कोख के अंदर चाहे कोख के बाहर। और प्रिवेंशन का इंटेंशन है। कैसा प्रिवेंशन? कि चाइल्ड जन्म ही ना ले, चाइल्ड फ्रॉम बीइंग बॉर्न, पैदा ना हो, जीवित पैदा ना हो, पैदा होने से पहले ही उसे कोख में ही मार दो, या अगर जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु हो जाए, ऐसा कुछ कर दो। ठीक है, दिस सेक्शन कवर्स द एक्ट विच रिजल्ट इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ चाइल्ड लाइफ वेदर बिफोर और आफ्टर इट्स डेथ। मतलब सेक्शन 315 साफ साफ कहता है कि बच्चे की जिंदगी बर्बाद करनी है, बच्चे को बर्बाद कर देना है, चाहे वो पैदा हुआ हो या पैदा ना हुआ हो, पैदा होने से पहले और पैदा होने के बाद, दोनों पे ये सेक्शन अप्लाई होता है। अगर कोख में ही है तो भी मार दो जिससे कि वो जन्म न ले पाए, और अगर जन्म ले लिया है तो भी ऐसा कुछ करो कि उसकी मृत्यु हो जाए। तो बचाना है कि बच्चा एग्जिस्ट ही ना करे। ठीक है, तो ये सेक्शन 315 या बीएनएस का सेक्शन 91 सिंपल शब्दों में केवल इतना ही कहता है। अब मैं आता हूं सेक्शन 316 और लास्ट है ये मिसकैरेज का, सेक्शन 92 बीएनएस का। देखिए इसमें क्या है? एक्ट डन बिफोर द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, मतलब इंटेंशनल एक्ट ये भी है, बच्चे के जन्म लेने से पहले ही उसको मार दो, या वो क्विक अनबॉर्न हो तो उसे मार दो। ठीक है, अब देखिए यहां पे थोड़ा सा समझने वाली बात है, मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूं। देखिए इंटेंशनल एक्ट क्या है? इसमें है 316 में था क्या था कि बच्चा कहीं क्विक वर्ड का नहीं हुआ था, वुमेन विद क्विक चाइल्ड नहीं था, बच्चा गर्भ में था, और हमें क्या करना है? बचाना है कि वो या तो जीवित पैदा ना हो, या अगर जीवित पैदा हो रहा है तो किसी कारण से उसकी मृत्यु हो जाए, ऐसा कोई एक्ट करो। अब यहां पर सेक्शन 316 में, सेक्शन 316 / सेक्शन 92 बीएनएस, दिस इज आईपीसी, इसमें क्या है? वुमेन विद
क्विक चाइल्ड मैंने आपको बताया था, जो एडवांस स्टेज पर आ चुका है, जिसने उथल पुथल मचाना शुरू कर दिया है, जो एक्टिव हो गया है, ठीक है, ऐसे बच्चे की हत्या करना है। और वो जानता है कि अगर इस केस में इस महिला की डेथ, मैं मतलब कोई एक्ट में ऐसा करता हूं, वो जानता है कि इस एक्ट के करने से ऐसी डेथ हो जाएगी, और अगर डेथ हो गई तो मैं आपराधिक हत्या मतलब कल्पेबल होमिसाइड, आपराधिक मानव वध का मैं भागीदारी बन जाऊंगा। ठीक है, अब उसका इंटेंशन क्या है? देखो यहाँ पे इंटेंशन वुमेन को मारना कहीं नहीं है। इस चैप्टर में कॉजिंग मिसकैरेज में कहीं इंटेंशन ये नहीं था कि इस वुमेन को मार दिया जाए, सारा इंटेंशन था कि इस चाइल्ड को ख़त्म किया जाए। ठीक है, तो इस नज़रिए से इस चैप्टर को पढ़ना। तो यहाँ पर क्या है, ए है, ए की वाइफ है बी, और इसके कोख में बच्चा है। मान लो ये गर्ल चाइल्ड है। ठीक है, अब ये बहुत बड़े विद्वान हैं, इनको बेबी ही चाहिए, मतलब बॉय चाहिए। इनको लगा कि ऐसा कुछ दवाई ववाई दिलवा देते हैं कि इस बच्चे की क्या हो जाए, डेथ हो जाए गर्भ में ही। और चूंकि ये अब क्या है, एक क्विक चाइल्ड हो गया है, मतलब एक बहुत एडवांस स्टेज पर ये प्रेगनेंसी आ चुकी है। ठीक है, ये एक्टिवेट हो गया है, ये हलचल करने लगा है। ठीक है, इन्होंने कोई मेडिकेशन स्टार्ट किया, और इनका ये था कि इस एक्ट से अगर डेथ होगी, ठीक है, तो आपराधिक मानववध हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि बी तो बच जाती है, इसकी वाइफ तो सरवाइव कर जाती है। ठीक है, ऑपरेशन करके बचा लेते हैं, काफ़ी हालत ख़राब हो रही थी, लेकिन ये गर्ल जो है ये डाइड हो जाती है। तो अब इस गर्ल जो है डाइड हो गई, तो इस गर्ल में सांस थी, ये गर्ल अब लिविंग थी, गर्ल अब लिविंग थी। तो लिविंग गर्ल को आप जब खत्म करेंगे, उसकी लाइफ को एक्सटिंक्ट करेंगे, तो यहां पर कल्पेबल होमिसाइड बन जाएगा। कल्पेबल होमिसाइड, क्योंकि आपने एक जीवित प्राणी की हत्या कर दी है। कल्पेबल होमिसाइड, आपराधिक मानव वध यहां पर बन जाएगा, क्योंकि आपको नॉलेज थी, आपने इस ज्ञान के साथ ये मेडिकेशन स्टार्ट किया था कि इससे इस बच्ची की क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए। आपका ऐसा ज्ञान था, नॉलेज थी कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर हुआ भी वही, उस बच्ची की तो मृत्यु हो ही गई, और ये महिला बड़ी मुश्किल से बच पाई। ठीक है, तो इस केस में जो ए हैं वो आपराधिक मानव हत्या, आपराधिक मानव वध के यहाँ पर लाइबल हो गए, और ये पनिश भी होंगे। अब जैसा कि मैं एक बार बेयर एक्ट से आपको ये वाला थोड़ा बता देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। बेयर एक्ट भी रीड आप कर लो इसका, इस प्रोविजन का, इस सेक्शन का, स्पेशली सेक्शन 92 ऑफ बीएनएस। कॉजिंग डेथ ऑफ क्विक अनबॉर्न चाइल्ड बाय एक्ट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड। हिंदी में पढ़ देता हूं। जो कोई ऐसा कार्य ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि वह तद द्वारा मृत्यु कारित कर देता तो वह आपराधिक मानव वध का दोषी होता। मतलब कोई ऐसा एक्ट कर देता तो वो मानव वध का दोषी होता, और ऐसे कार्य द्वारा किसी सजीव अजात बालक की मृत्यु कारित करेगा, और ऐसे ही कार्य से किसी सजीव अजात अनबॉर्न बेबी की डेथ कॉज करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, और जुर्माने का भी दायी होगा। इंग्लिश में whoever does any act under such circumstances, ऐसी परिस्थितियों में अगर कोई ऐसा एक्ट करता है, ठीक है, दैट इफ ही देयरबाय कॉज डेथ ही वुड बी गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, कि अगर वह ऐसा एक्ट करता है तो वो कल्पेबल होमिसाइड का दोषी माना जाएगा। और ऐसा ही वो क्या करता है, ऐसा ही एक्ट करता है जिससे कि क्विक अनबॉर्न चाइल्ड की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो उसकी पनिशमेंट 10 साल तक की सजा हो सकती है, जो ईदर डिस्क्रिप्शन की होगी, जुर्माना भी होगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, ए ये जानते हुए, ए नोइंग दैट ही इज लाइकली टू कॉज द डेथ ऑफ ए प्रेग्नेंट वुमेन, मतलब
कह यह संभाव्य जानते हुए कि वह गर्भवती महिला की मृत्यु कारित कर दे ऐसा कार्य करता है जो यदि उससे उस महिला की मृत्यु कारित हो जाती तो वह आपराधिक मानववध की कोटि में आता। मतलब उसने ऐसा एक्ट कर दिया था कि अगर उस एक्ट से उस महिला की हत्या हो जाती, महिला की डेथ होती, तो वो आपराधिक मानववध का दोषी होता। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। उस महिला को क्षति होती है किंतु उसकी मृत्यु नहीं होती। महिला की डेथ नहीं हुई, केवल उसे क्या हुआ, उसे हर्ट हुआ। ठीक है, किंतु तद द्वारा उस अजात सजीव बालक की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जो उस गर्भ में है का इस धारा में परिभाषित अपराध का दोषी है। ठीक है, तो भाई उसे पता था कि मैं ऐसा एक्ट करूंगा तो मैं कल्पेबल होमिसाइड का पनिशबल मैं हो जाऊंगा। ठीक है, उसने ऐसा एक्ट किया, लेकिन वो वुमेन की डेथ नहीं हुई, वुमेन को हर्ट हुआ, वुमेन को बचा लिया, लेकिन वो बच्चा जो अजात, जो जीवित गर्भ में था, उसकी हत्या हो गई। तो वो जीवित अजात था, तो कल्पेबल होमिसाइड इनके ऊपर लग जाएगा। इन्होंने जो भी मेडिकेशन दिया हो वो बच्चे की उस मेडिकेशन के कारण डेथ हो गई, तो ये कल्पेबल होमिसाइड के लायबल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कॉजिंग मिसकैरेज फिनिश होता है। अब इसकी पनिशमेंट का जिक्र मैंने कहा था मैं लास्ट में करूंगा, तो आप देख लीजिए सेक्शन 312 और 88 बीएनएस में अगर बच्चा क्विक चाइल्ड नहीं है, मतलब अगर एडवांस स्टेज पर प्रेगनेंसी नहीं है, तो सजा होगी 3 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकता है। सजा रिगरस या सिंपल दोनों हो सकती है। इफ क्विक विद द चाइल्ड, अगर वो एडवांस स्टेज की प्रेगनेंसी थी तो 7 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना और फाइन तो हो गई होगा। ठीक है, अब 313 में है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो सकती है, मतलब सेक्शन 89 बीएनएस में इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो सकती है या 10 साल तक की सजा हो सकती है, जुर्माना हो गई होगा। 314/90 बीएनएस में अगर कंसेंट के साथ हुआ है, वो मैंने कंसेंट दी थी, तो 10 साल तक की सजा, जुर्माना हो गई होगा। अगर वुमेन की कंसेंट के विदाउट ऐसा एक्ट हुआ है, उसकी डेथ हो गई है, तो उम्र कैद भी हो सकती है और 10 साल तक का जुर्माना, और जुर्माना 10 साल तक की सजा और जुर्माना हो गई होगा। 315/91 पे आएंगे तो 10 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकता है। 316 में आएंगे 10 साल तक की सजा हो सकती है या जुर्माना तो हो गई होगा। ठीक है, तो ये पनिशमेंट हमने आपके साथ डिस्कस कर ली। इसको आप एक बार बेयर एक्ट खोल के देखेंगे तो आप समझ भी जाएंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर फिनिश होता है, कॉजिंग मिसकैरेज यहीं पर समाप्त होता है। जो भी आपको प्रॉब्लम हो इसमें, इस टॉपिक से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आपके सामने पेश होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।